जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए हम भिवंडी कर बेकरार हैं। और दिल्ली की मोदी जी की सरकार जिनको डरती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मान्य केजरीवाल साहब को विनती है कि अपनी बात रखें। वहां सर, वहां से केजरीवाल साहब आगे बढ़ो। भिवंडी की जनता को विनती की हाथ ऊपर खड़े करके तालियों से केजरीवाल साहब का इस्तकबाल करें। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद देश के बहुत ही सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले ताई, मंच पे मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे, एक एक पल, एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है।
केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो। ये तो छोटी सोच है। और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा, मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डाल को उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी। अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं, मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्तों, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात हैं बहुत खतरनाक हैं। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, आप जानते होंगे। पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए, इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, आज मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख रहे हैं। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने देंगे। मेरे को जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं। शिवसेना को चोरी कर लिया, जो अभी संजय सिंह ने कहा, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टालिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। अरे बहादुर हो तो आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो ना, सीधे सीना चौड़ा करके चुनाव लड़के दिखाओ। ये तो कायरों की निशानी है। इस तरह तो देश के जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो।
जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ। मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा, अमित शाह का आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री। तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया। एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया। बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे, इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं, साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होंगे, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। मैं आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शरद पवार साहब को कहा भटकती आत्मा। ये कोई इतने सीनियर आदमी है, 84 साल के बुजुर्ग हैं। मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल सीनियर है उनसे। ऐसे किसी बुजुर्ग को कहना ठीक है क्या? प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है? उनको कहते हैं नकली शिवसेना, नकली संतान, ये अच्छी लगती है? ये तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस की बेइज्जती का सवाल है। इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना, जब वोट डालने के लिए जाओ आप। यहां के कैंडिडेट हैं बाले मामा, उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिलवानी है। ज्यादा से ज्यादा वोट देके बटन दबा के उनको वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताना। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र में उनके लिए तो वोट मांग ही रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में आज आया हूं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। एनसीपी का चुनाव चिन्ह ये तुतारी बजाने वाला आदमी है, इसका खूब प्रचार करना है। मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था, मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देख के। वो आदमी कह रहा था, जब वो वोट देके बाहर निकला, उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया, बोला शरद पवार को। बोलो क्या निशान? बोला घड़ी। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर। आपको प्रचार करना है अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सबको बोल देना कि असली वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, घड़ी पे मत डाल देना। असली वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी वाला आदमी। तुतारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को जिताना है। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं। 2 तारीख को मुझे जेल वापस जाना है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे।
मैं जेल की सेल से नतीजे देख रहा हूंगा टीवी पे। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एनडीए गठबंधन को, मोदी जी के गठबंधन को मिली थी। इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन को दी, मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महाराष्ट्र आना मेरा सार्थक हो गया। आप लोगों ने आज इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रिया दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। भारत माता की, केजरीवाल साहब की, शरद पवार के लिए आप सब लोग बेकरार हैं। हिंदुस्तान के सुपुत्र, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन, सम्मानीय शरद चंद्र पवार साहब। सुने और केजरीवाल जी, मंच पर बैठे हैं सभी साथी आणि हजारोच्या संख्येनं उपस्थित असलेले आपण बंधू भगिनी, देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यासाठी आज मोठ्या संख्येनं नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण एकत्रित आलो। ही निवडणूक नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या तुमचं माझं भवितव्य काय याचा निर्णय व्हायचा आहे आणि चिंतेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे त्यांना पुन्हा संधी मिळाली तर तुम्हा लोकांचा जो मताचा अधिकार आहे तो संकटात गेल्याशिवाय राहणार नाही। आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिलं आणि त्या घटनेनं तुम्हा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400च्या पेक्षा अधिक जागा हव्यात। का तर या देशाची घटना आम्हाला बदलायची। कर्नाटकमधला त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं की आम्हाला घटना बदलायची आहे। दिल्लीचा, उत्तर प्रदेशचा त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे। राजस्थानमधली त्यांची एक भगिनी, तिने जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे आणि त्यासाठी मतं ही मोदींना द्यायची। ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार आपल्याला दिला तो संकटात जाईल, त्या दिवशी या देशातल्या तुमच्यासारख्या कोट्यावधी लोकांचा अधिकाराचं अस्तित्व हे नष्ट होईल आणि या देशामध्ये हुकुमशाही मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल। आणि हे जर चालायचं असेल तर त्यांचा 100% पराभव करणं हे गरजेचं आहे। आज या देशाचा, या राज्यातला शेतकरी संकटात आहे, कष्टकरी कामगार संकटात आहे, अल्पसंख्याकांची स्थिती आणखीन अवघड करून ठेवलेली आहे। देशाचा प्रधानमंत्री जाहीरपणाने सांगतो की या देशामध्ये ज्यांच्या घरात मुलं अधिक आहेत ते उद्या त्याला तुमच्या घरातलं सोनं ते तुमच्या गळ्यातलं मंगळसूत्र हे काढून घेतल्याशिवाय राहणार नाही। ही गोष्ट कदापि होणार नाही। ती गोष्ट या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सांगतात। आज एका ठिकाणी त्यांनी बोलत असताना सांगितलं की उद्याच्याला आम्हाला लोकांच्या हातात सत्ता आली
तर अयोध्येचं मंदिर आहे ते संकटात येईल. या देशात मंदिर असो, मस्जिद असो, गिरजाघर असो, या सगळ्यांचं रक्षण करणं हा विचार तुमचा माझा सगळ्यांचा आहे. आणि कारण नसताना या धार्मिक भावना या देशात उत्तेजित करून लोकांच्या मध्ये एक प्रकारचं अंतर वाढवायचं काम मोदी करतायत. ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. आणि याचा सुटका करायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या मताचा अधिकार वाढवावा की ज्यांची खून आज तुला सगळ्यांना माहीत झालेली आहे. तुतारी वाजवणारा माणूस त्याच्यासमोर तो वचन दाबा आणि त्यांना देशाच्या लोकसभेमध्ये आमच्या या भागाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठ्या मताने विजय करा हीच विनंती करतो आणि माझी भाषण या ठिकाणी संपवतो. आघाडीचा विजय असो, महाविकास आघाडीचा विजय असो. याच्यानंतर पवार साहेब आणि केजरीवाल साहेब पुढच्या सभेला जाणार आहेत. बाकीचे मान्यवर इथेच आहेत. आपल्याला सुप्रियाताईंचं, जयंत पाटील साहेबांचं सर्वांचं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे. मी विनंती करतो जयंत पाटील साहेब, जितेंद्र आव्हाड साहेबांना मैं विनंती करता हूं जितेंद्र आव्हाड साहब को कृपया मंच संभालें. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की सभा चालूच राहणार आहे. पुढील सभा असल्या कारणाने या ठिकाणावरनं मान्यवर पाहुणे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. भिवंडी में बहुत दिनों के बाद इतने बड़े मजमे से बात करने का मौका मिल रहा है. आपको सूरत बदलनी है, भिवंडी की नहीं, सूरत बदलनी है इस देश की. सूरत बदलनी है उत्तर प्रदेश की. सूरत बदलनी है दिल्ली की. ये जो अटक सत्र शुरू है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, ये आपको भी अंदर डालने में कोई कमी नहीं करेंगे. इनको देश कुछ चंद हाथों में देना है और वो हम करने नहीं देंगे. जो पवार साहब यहां से कह के गए, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने लगी जिसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है कि यह देश का संविधान जो तुम्हें मुझे समान मानता है, उस संविधान को वो गायब करना चाहते हैं. जो हमारा अधिकार है, राइट टू रिलीजन, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका रीति रिवाज पाल सकते हैं. वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया. वो चाहे सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, वो चाहे पारसी हो तो 11वीं में जा सकता है, वो हिंदू हो तो कई सारे किताब पढ़ सकता है, मुसलमान है तो कुरान के पीछे चल सकता है. तो इनको क्या तकलीफ है भाई? आप हमारे धर्म के बीच में आने वाले होते कौन हो? कल हमारे गृह मंत्री ने कह दिया हम शरीयत हटा देंगे. आप किसी के धर्म में जाके ये सब क्यों बोलते हो भाई? ये देश किसी अकेले का नहीं है. इस देश के मिट्टी में हर एक धर्म का, कौम का, जात का खून शामिल है. यह संविधान है जो केरला से लेके आसाम तक, आसाम से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक सबको एक रखते आए हैं. जिस दिन ये संविधान हटाएंगे उस दिन ये देश टुकड़ा टुकड़े में बट जाएगा. हालात पहले कौन, हमारे पहले संजय सिंह बात कर रहे थे. हमारी बहुत सारी बहनें यहां पे बैठी है, खमायतीन यहां पे बैठी है. आपको मालूम है मंगलसूत्र का अर्थ? बहुत सारे मुसलमानों के घर में जो इस्लाम का पालन करते हैं, क्या वो मंगलसूत्र नहीं पहनते? पहनते हो कि नहीं पहनते? यही मालूम नहीं है हमारे देश के पंतप्रधान को कि इस देश में मंगलसूत्र कौन पहनता है. आपको इतना ही मंगलसूत्र का ख्याल था तो पंतप्रधान मोदी जी जब हमारी बहनें रास्ते पे जलाई जा रही थी, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा था, तब कभी आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई?
तब नहीं लगा कि मेरे बहन के गले का मंगलसूत्र जल रहा है? अब अंगार लगाने के लिए आपको मंगलसूत्र की याद आई? ऐसे अंगार आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि तुम चुनाव हार रहे हो, और चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हो। कल तो कह दिया कि मेरे अड़ोस पड़ोस में मुसलमान रहते थे, मैं उनमें ही खेल के बड़ा हो गया। जरा माहौल बदलने लगा है तो मुसलमानों को भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। क्या मुसलमान इतना मूर्ख है क्या? मुसलमान समझता नहीं है क्या? यह संविधान इसीलिए निकाला जा रहा है कि इनको दलितों से दुश्मनी है। यह आज की नहीं है। यह संविधान जब आया तब 1950 में आरएसएस के उनकी जो किताब है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा था यह संविधान हमें मंजूरी नहीं है। यह संविधान में अगर मनुस्मृति नहीं है तो यह संविधान हमें मंजूर नहीं है। मनुस्मृति ने क्या किया था? मनुस्मृति ने तो दिया चार वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे जैसे शूद्र लोग जो थे उनके बाप दादाओं को तो पानी भी नहीं पिलाया जाता था, उनके बाप दादाओं को मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। अब यही मनुस्मृति आप वापस लाने वाले होंगे तो कैसे जिएंगे हम? और यहां का 85% तबका जो है, लोक संख्या का 85% जो है वो बहुजन है, और वो किसी भी हालत में संविधान से दूर नहीं हटेगा। हम खून की नदियां बहाएंगे लेकिन संविधान नहीं छोड़ेंगे। संविधान हमारी आत्मा है, इस आत्मा को हम बचा के रखेंगे क्योंकि देश तभी बचेगा। मेरी बहुत बहनें यहां पे मौजूद है, मेरी बहनें बहुत परेशान हैं। मर्द का तो पगार बढ़ा नहीं है, घर में ज्यादा पैसा आता नहीं है, लेकिन गैस का भाव 400 रुपए से 1160 के ऊपर चला गया। मेरी बहनों बताओ, दाल का भाव जो कभी एक जमाने में 2014 में 60 रुपया हुआ करता था, आज क्या भाव हुए मेरी बहनों? 200 रुपया। 200। घर की एक चीज सस्ती नहीं हुई है। जब मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान थे तब क्रूड ऑयल का भाव 130 रुपया था और मनमोहन सिंह 60 रुपए में पेट्रोल बेचते थे। जिसके कारण ये महंगाई आई है, ये बता रहा हूं मैं। अब क्रूड ऑयल का भाव 30 रुपया हो गया, 30 रुपया, और हम पेट्रोल कितने में ले रहे हैं? 130, 110, 107 रुपये में। क्योंकि हमको बाकी कुछ मालूम ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना मालूम है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये लड़ाई से जनता का पेट नहीं भरेगा। बड़े गर्व की बात है, वो कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना देता हूं। अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना नहीं देते हो, अब 80 करोड़ लोगों को लाचार बना रहे हो। हम मुफ्त में खाना नहीं मांगते, हमें काम दो। जो वादा तुमने किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो वादा निभाओ। हमें मुफ्त में खाना नहीं चाहिए। हम मेहनत करने वाले भारत के लोग हैं। ये मिट्टी हमारा पसीना पूछती है कि तुम्हारा पसीना कहाँ है, इस मिट्टी को चाहिए। पसीना निकलता ही नहीं क्योंकि काम मिलता ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है। देश के जिस प्रांत में इस देश को आगे जाना था, उस सभी क्षेत्र में यह देश आगे गया, पीछे गया है। ये देश अब किससे पीछे है मालूम है आपको? इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, भूख, बेरोजगारी। हम बांग्लादेश और श्रीलंका के पीछे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका के पीछे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यह जमहूरियत बचाने की लड़ाई है। यह जमहूरियत है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं।
जिस दिन ये जमहूरियत खत्म हो जाएगी, ना तो आप सुन सकोगे ना मैं बोल सकूंगा, क्योंकि बोलने वाले पे पाबंदी लाई गई। अभी भी जो बोलता है उसको रास्ता दिखाया जाता है जेल का, क्योंकि उनको बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। वो सिर्फ सुनना जानते हैं, वो बोलना नहीं जानते। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस बार बिरयानी खा के सो मत जाइए। मुझे मालूम है फजर की नमाज हुई, बीबी उठी, बीबी को कहेंगे जाओ मटन लेके आओ, दोपहर की बिरयानी बनाओ, बाद में हम जाते हैं वोटिंग करते हैं। बिरयानी खाने के बाद नींद लग जाती है, फिर 5 बजे आप बीबी को पूछते हो कितने बज गए, बीबी बोलती है 5। अरे जाने दे, अब कहाँ वोटिंग को जाना है। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। अगर ये देश बचाना है, ये अगर देश बचाना है, तर इथे बसलेल्या तमाम मराठी बांधवांनो, माझ्या तमाम मुसलमान बंधू भगिनींनो, आपल्याला वोटिंगसाठी उतरावं लागेल। तुम्हाला मंजूर आहे का? तुमच्या प्रत्येक गोडाऊनवरनं हप्ता वसूलला जातो की नाही? अनधिकृत बांधकामांमधनं हप्ता मागितला जातो की नाही? इथल्या प्रत्येक दुकानदाराकडनं, जमीनदाराकडनं हप्ता मागितला जातो की नाही? मग तुम्हाला राग नाही येत? राग नाही येत? अरे तुम्ही आगरी आहात ना, तरी राग नाही येत? अरे हप्ता वसूलतो कोण? हप्ता घ्यायला येतो कोण? जोरात सांगा, कोण येतो? नाही, अजून नाही ऐकलं, कोण येतो? आता घरचीच माणसं जर हप्ता जमा करायला लागली तर काम काय राहिलं? त्याच्यामुळे जर हे तुम्हाला हप्ते बंद करायचे असतील, तुमचे गोडाऊन लिगल करायचे असतील, तुमचे गोडाऊन शहापूर पर्यंत न्यायचे असतील, तर आमच्याकडे एक पर्याय आहे, आणि तो पर्याय तुमचा, माझा, सगळ्यांचा मामा। मामा म्हणजे कसा? आपल्या घरचा वाटतो ना, आईचा भाऊ। बाळ्या मामा बाहेरचा वाटतच नाही, जिथे जावं तिथे कोण आहे उभं? बाळ्या मामा। कौन निवडून येईल? बाळ्या मामा। मुसलमान एरिया जा, कौन चुन के आएगा? बाल्या मामा। कोई एरिया में जाओ, मैं सबको पूछता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों को, मामू अच्छा लगता है ना हमें घर में? सबसे प्यारा कौन होता है घर में? मामू जान। आपण मराठीमध्ये लहानपणी गाणी काय म्हणायचो? झुक 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 अगदी न गाडी, हवे तर रेषा काय, चलती गाडी, जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। चला सगळ्यांना जायचंय मामाच्या गावाला, तिथनच मिरवणूक काढायची आहे। आणि म्हणून 20 तारखेला तुतारी वाजवणारा माणूस या निशाणीवरचं बटन दाबून इथली दादागिरी, इथली हप्तेगिरी, इथली वसुली, इथल्या खोट्या केसेस या सगळ्या बंद करायच्या असतील, आणि त्याचा सर्वात जास्त त्रास कोणाला होतो? तो आगरी समाजाला होतो। आगरी समाज चिरत नाही का आजकाल? पूर्वीसारखं तुमचं असं गरम रक्त राहिलेलं नाही का? तेव्हा हा त्रास बंद करायचा असेल तर मामाला, तुमच्या मामाला, माझ्या मामाला, सगळ्यांच्या मामाला दिल्लीत पाठवा। हा मामा सगळ्या भाच्यांचं, भाचींचं काम करून देईल, एवढंच सांगतो, रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज। धन्यवाद साहेब। हेलो, धन्यवाद आवाड साहब। अब मैं विनती करूंगा भिवंडी पूर्व के विधायक सम्माननीय रईस शेख साहब से कि यहाँ पे आपकी बात रखें। अरे भिवंडी वालों, आज हमारे बीच में सुप्रिया ताई आई हुई है, जयंत पाटिल साहब आए हुए, जोरदार स्वागत करो उनका। अरे ये जोरदार है क्या? मैं बहुत छोटा भाषण करूंगा। आज इस मंच पे भिवंडी शहर और ये ग्रामीण की एरिया में आए हुए हमारी बहन सुप्रिया ताई, जयंत पाटिल साहब, अनिल देशमुख जी, जितेंद्र अवार साहब और तमाम इंडिया अलायंस के आए हुए नेताओं के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देश में जो संघर्ष चल रहा है,
संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, आज मुझे इस बात का फक्र है कि भिवंडी के लोग इसमें सबसे आगे हैं। और जब इंडिया अलायंस के अंदर यह तय हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यह सीट जाएगी और बाल्या मामा उर्फ सुरेश मात्रे साहब को टिकट मिलेगी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने इसका स्वागत किया, सबसे पहले स्वागत किया। हमने बिन शर्त, बिना किसी बात के, कुछ नहीं कहते हुए पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पे आ गई। और मुझे इस बात का फक्र है जयंत पाटिल साहब कि आज भिवंडी से निकली हुई ये आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। और आज आप देखिएगा 20 तारीख को एक सैलाब की तरह हम लोग जाएंगे और 2 नंबर का बटन दबाएंगे। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अरे बोलो, बाल्या मामा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और जितेंद्र अवाड़ साहब ने एक अच्छी बात की कि जिस तरह से यहां पे जोश है, उसी तरह से 20 तारीख को ये तुतारी जो आदमी बजा रहा है, जो 2 नंबर बटन पे, कितने नंबर बटन पे भाई? अरे मेरी बहनों बताओ कितने नंबर बटन पे? 2 नंबर बटन पे। मैं बाल्या मामा को कहता हूं कि आप जाके जो है 7 बजे देखना, भिवंडी शहर की जितनी भी मशीन होगी ना, उसका बटन पूरा काला हो चुका होगा, क्योंकि इतनी बार दबाया जाएगा, जितनी बार दिल से निकला है मोदी हटाओ, उतनी बार वो बटन दबाया जाएगा। दबाया जाएगा कि नहीं दबाया जाएगा? यस। और इस बार जोश के साथ होश भी। हमारी बहनें, मैं नौजवानों से खास तौर से कहता हूं कि आज ये सभा के बाद से लेके 20 तारीख को आखिरी वोट डाले तक हम सोएंगे नहीं। अरे हमारे बुजुर्ग रोजा रखेंगे, हमारी बहनें रोजा रखेंगी, क्योंकि आज हमको मिला है कि 10 साल के बाद इस सरकार को हम जवाब देंगे। और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। आज या मंचावर में विनंती करतोय संपूर्ण भिवंडीचे लोकांना, तुम्ही आगरी आहोत, तुम्ही कुंभी आहोत, तुम्ही काय पण आहोत, तुम्ही भारतीय आहात आणि भारतीय संविधानासाठी तुम्ही 20 तारखेला तुतारीसला मत द्या। देणार की नहीं देणार? बस मैं लंबा नहीं बोलूंगा, ताई को और सबको जाना है। लेकिन एक बार बाल्या मामा किधर है? बाल्या मामा से कहूंगा, बाल्या मामा ये हमारा वचन है, एमपी बन के ताई के साथ जाना है तुमको पार्लियामेंट में, भिवंडी का प्रतिनिधित्व करना है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बाल्या मामा एमपी है कि नहीं? और उसके बाद बहुत सारे हमारे इशू है, हमारे तोरण का इशू है, आईजीएम का इशू है, सड़क का इशू है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की। आप सबने इतनी ताकत के साथ यहाँ के बाल्या मामा को सपोर्ट किया। मेरे भाई बाल्या मामा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बस यही चाहता हूं मैं, लंबा भाषण नहीं करूंगा। बाल्या मामा, ये जोश नहीं होश भी है। और 20 तारीख को आपका रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा। 4 जून को यही सब लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे एमपीज को देश के सामने रखेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया आघाडी। बहुत धन्यवाद रईस भाई। अब हम विनंती करूंगा स्वाती। आता यानंतर रुपेश म्हात्रे आपल्याला संबोधित करतील। स्वाती कांबळे यांचा प्रवेश परत राष्ट्रवादीमध्ये होते। सुप्रियाता यांना विनंती करतो त्यांना राष्ट्रवादीचा दुपट्टा देऊन त्याचं स्वागत घ्यावं। स्वाति कांबळे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रही हैं। अजीत दादा राष्ट्रवादी छोड़ के हमारी भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुप्रिया ताई उनका स्वागत कर रही हैं, पार्टी में उनको वापस वेलकम कर रही हैं। और स्वाति कांबळे के आने से हमारी वापस सीट और ताकत बढ़ेगी। रुपेश म्हात्रे जी, भिवंडीची बुलंद आवाज रुपेश म्हात्रे आपल्या सर्वांमध्ये। आजच्या सभेसाठी उपस्थित मंचावरील सर्व महाविकास आघाडीचे सन्माननीय नेते, सन्माननीय व्यासपीठ, समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून
स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि या ठिकाणी आलेल्या आमच्या सर्व नेते मंडळींचा, त्यांनी दिलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्याचं काम केलं, त्याबद्दल पुनश्च आपलं मी अभिनंदन करतो. आणि निश्चितच महाविकास आघाडी आणि इंडिया गठबंधनच्या उमेदवारांना आपल्याला का निवडून द्यायचं आहे? देशामधली जी परिस्थिती आहे, सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश म्हणून आपण मिरवत असताना आपली लोकशाहीच धोक्यात आलेली आहे. सोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान असेल, ते संविधान देखील धोक्यात आलेलं आहे. आणि अशा वेळी आपल्याला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अगदी जोशात येऊन आपल्या इंडिया अलायन्सच्या उमेदवाराला, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला, म्हणजेच आपल्या बाळामामा म्हात्रे यांना या ठिकाणी त्यांची निशाणी असलेल्या तुतारी वाजवणारा माणूस, या निशाणीवर जास्तीत जास्त मतं देऊन त्यांना विजयी करण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल. खरं तर आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की देशामध्ये, राज्यामध्ये जी महागाई वाढलेली आहे, महागाईचा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला सर्वांना सांगितलं जातं, आपल्यामध्ये देशप्रेम जागवण्याचं काम केलं जातं. तरुणांच्या रोजगाराच्या संदर्भात विचारला गेल्यानंतर आपल्याला हिंदुत्व शिकवलं जातंय. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची स्टेटमेंट येत नाही, त्या ठिकाणी मुक राहण्याचं काम केलं जातं. या अशा अन्यायकारक सरकारला, अन्यायकारक केंद्रामध्ये असलेल्या सरकारला उतरवण्याचं काम आपल्याला सर्वांना करायचं आहे. आणि मला खात्री आहे की भिवंडीच्या लोकांनी एकदा ठरवलं तर तो कोणीही असू दे, त्याला त्याची जागा दाखवण्याचं काम करण्याचं काम ही भिवंडीची जनता करत असते. आणि म्हणून या येत्या 20 तारखेला मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो की आपण सर्वजण 20 तारखेला आपण तर करणारच आहात, परंतु आपले जे काही स्नेह संबंधित लोक असतील, आपल्या कुटुंबातली लोक असतील, आपल्या मित्रपरिवारातील लोक असतील, त्या सर्वांना आपल्याला सांगायचं आहे की 20 तारखेला तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या बटनावर त्या ठिकाणी मतं देऊन आपल्या उमेदवाराला विजयी करायचं आहे. एवढंच आजच्या प्रसंगी आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. धन्यवाद रुपेशजी म्हात्रे साहेब. नमस्कार. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण बाळ्यामामांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने इथे सगळे जमलेलो आहोत. हा सगळा माहोल बघून मला वाटतं जयंतराव, भिवंडीचा गुलाल आजच उधळायची वेळ आलेली असं दिसतंय. कारण एवढी अशी सभा मी खरंच भिवंडीत कधी पाहिली नाही. आणि मी काँग्रेसचे, सोनियाजी आणि उद्धवजींचे मनपूर्वक आभार मानते की गेले काही महिने ज्या पद्धतीने शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाने जी आपल्याला साथ दिलेली आहे, त्याबद्दल मी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येक नेत्याचे, पदाधिकाऱ्याचे, कार्यकर्त्याचे मनपूर्वक आभार मानते की फार मेहनत तुम्ही गेले 2-3 महिने घेतलेली आहे. आज मी मामांना विचारत होते की भिवंडीच्या भाषणामध्ये काय लोकांना अपेक्षित आहे, तर मामा म्हणले फक्त बाळा. मामा म्हणजे 2 मामा. आणि आपल्याला काय पाहिजे? स्वस्त वीज, रस्ता, पाणी, बरोबर. तर कोण देणार तुम्हाला? आणि बटन किती नंबरला? तर लक्षात ठेवायचं, रस्ता मामा, पाणी, गॅस, वीज. मग झालं, मला भाषण करायची गरजच नाही आता. 2 नंबरचं बटन आणि आपलं चिन्ह तुतारी वाजवणारा माणूस आहे, हे शुभ संकेत आहे. मी माझ्या मुलाची गोष्ट सांगते तुम्हाला. माझा मुलगा आणि माझी मुलगी 21 वर्षाचे झाले ना, 18 वर्षाचे झाले तेव्हा मी पेन दिलं त्यांना. 21 वर्षाची माझी मुलगी झाली तेव्हा मी तिला एक वस्तू दिली. त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी माझा मुलगा झाला 21 वर्षाचा. तर मी त्याला म्हणलं चला आता जाऊया विकत घ्यायला. तो म्हणला काय? म्हटलं मी तुझ्या बहिणीला पण हेच दिलं होतं, तुला पण हेच देणार. तो म्हणला ते लागत नाही आता.
म्हणलं का नाही लागत? तो म्हणला आता ते सगळं मोबाईलमध्येच येतं, ह्याची गरजच नाही पडली आता, त्याच्यामुळे हे लागतच नाही, त्याच्यामुळे त्या चिन्हाच्या भानगडीतच पडू नका. तुम्ही बघा त्याची इच्छा बघा काय आहे. त्यांनी जी गोष्ट लागत नाही ती आपल्याकडून काढून घेतली आणि जी वस्तू गरजेची आहे, तुतारी म्हणजे शुभ संकेत आहेत. जेव्हा चांगल्या गोष्टी होतात तेव्हाच तुतारी वाजते. लग्नामध्ये तुतारी वाजते. जेव्हा बाळ्यामामा निवडून येणार तेव्हा पण तुतारीच वाजणार. जेव्हा कुठलाही चांगलं असतं, मंदिर असेल, कुठलं चांगलं नवीन हॉटेलचं उद्घाटन असेल, आपल्या गोडाऊनचं उद्घाटन असेल, तिथे पण तुतारीच वाजते. अभी पहला तो मराठी में तो थोड़ा बोलूं. तर तुतारी हे शुभ संकेत आहे, त्याच्यामुळे शुभ संकेत तुतारी ही आपल्यासाठी लकी है. आणि अभी उन्होंने कहा हिंदी में बोलो, तो अभी थोड़ा हिंदी का ट्रैक ले लेते हैं. तो आप सब ने देखा है महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इतनी घटिया और गंदी हो चुकी है, इसलिए हम सबको लड़ना पड़ेगा. मैं अरविंद जी की फ़ैन किस लिए हूँ, मैं भाग के अरविंद जी का भाषण सुनने क्यों आई आज, क्योंकि इस देश में इतिहास सिर्फ जो लड़ता है उसका ही लिखा जाता है. और अरविंद जी का नाम हमेशा एक लड़वैया नेता जो हम सब के लिए लड़ा है उसके लिए. और देखो महाराष्ट्र में पहली सभा अरविंद जी की हुई, वो मामा के लिए हुई है. पहली सभा है जब से आए वो. और अरविंद जी भाषण में क्या कहा, 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे. सोचिए उस आदमी की कितनी ताकत है. उसको पता है कि शायद 2 तारीख को उसको बेल नहीं मिलेगी, वो वापस जाएगा, लेकिन वो हार नहीं रहा है, वो लड़े जा रहा है. और आप देखिए यहाँ देशमुख साहब बैठे हैं. देशमुख साहब 1.5 साल जेल में रह के गए और उन्होंने क्या कहा था, 100 करोड़ का पैसा उन्हें ले लिया. 100 करोड़ में शून्य कितने पता है आपको? इसको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता. तो 100 करोड़ का आरोप उन्होंने किया और जब केस बनी तो वो 1 करोड़ की बनी. और वो भी इस वाले 100 की नहीं, कोई 2012 साल का कुछ फेक केस बकवास वाला कर दिया. और 1.5 साल ये अंदर रहे. 1.5 साल. आप कभी ने किसी ने सोचा है उनकी बीवी किससे गुजरी होगी, उनके बच्चे क्या 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 हुआ होगा, इतने 2 छोटे छोटे उनके नाती हैं, उनको क्या लगा होगा? कभी किसने सोचा है? नवाब भाई का किसी ने सोचा है? अरे डंके की चोट पे मैं कहती हूँ, जब भी को भी एनसीपी पर कभी भी जेल में गया तो एनसीपी की तरफ से सिर्फ मैं हर जेल में गई हूँ, हर जेल में. क्योंकि अच्छे बुरे टाइम में अपने साथ जो खड़ा रहा है, उसके बुरे टाइम में हम सब ने साथ रहना चाहिए. आप सब यहाँ वहाँ जो घूम रहे हैं ना कोई आर्थर रोड जेल गया है, ना कोई गया है, ना तिहाड़ जेल गया है. तो ये सब जो राजनीति अभी पैसे की राजनीति चल रही है ना, वो भी यहाँ होगी. मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हुई, पता है ना किसकी बारिश हुई. और एक बात, अगर किसी को अकाउंट खोलना हो और जो बैंक 24 घंटे खुली हो तो वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैंक 24 घंटे खुली थी. कोई भी बैंक आपको पता है 24 घंटे खुली है? सिर्फ मेरे यहाँ. शायद आपके यहाँ कल खुल सकती है 24 घंटा. तो संभल के रखना. और बंदूक से ज़्यादा किस में ताकत है? तो मोबाइल फ़ोन में. मैंने 140 केस किए, 140. एक दिन में मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया. बैंक खुली रखी 24 घंटा, उसके बाद क्या क्या मिठाइयाँ बांटी वो तो जानते हैं आप. हर साइज़ और शेप में मिठाई बांटी गई. वो यहाँ भी हो सकता है. मेरे यहाँ बहुत बारिश हुई, हमने रिकॉर्ड पे भी पकड़ा, देते हुए मिठाई और लेते हुए भी मिठाई. सारे वीडियोस है मेरे पास 140. मैंने सब इलेक्शन कमीशन को दिखाया, केस किया है. सिर्फ 4 में सुनवाई होनी है. तो आप देखिए किस तरह से इस देश किस तरह जा रहा है. 140 केसेस करवाई है मैंने और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है. लेकिन मैंने तय किया है कि पूरी ताकत से लड़ूंगी और ये देश बिकने वालों का नहीं है. आप हमारा वोट खरीद नहीं सकते. हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं. तो आपके यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है. अभी क्या किसको करना है मुझे पता नहीं. अभी लेना है देना है वो नहीं पूछा.
सुनो दुनिया का, करो सिर्फ मन की। तो आज बालिया मामा आपको 1-2 दिन एकदम सावधान रहना पड़ेगा, और अगर कोई मिला तो पकड़ लो। हमारे यहाँ तो गाड़ी भी पकड़ी हमने, गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या क्या पैसा वैसा था, वो भी पकड़ लिया, वो भी पुलिस स्टेशन लेके गया। सारों का वीडियो है मेरे पास। अगर मेरे यहाँ हो सकता है तो आपके यहाँ भी हो सकता है। और ये चीटिंग करके पास करने वाले लोग हैं। याद है देवेंद्र जी क्या कह रहे थे? देवेंद्र जी ने कहा, देखो मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा, मैं 2-2 पार्टियाँ तोड़ फोड़ के आया। लेकिन कोई कॉपी करके पास आके बोलता है हाँ मैं कॉपी करके आया। और ये जो कॉपी की गंदी राजनीति चाहिए, उसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आज तक जो चुन के आए ना, वो खुद की मेहनत से सिर्फ नहीं आए, शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, वो भूल गए। उद्धव जी ने कितनी सभा उनके लिए मुझे पता है। और ये जो असली नकली का जो गंदा चल रहा है ना, उसमें मत अटकना। आप सोचिए, जिस बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, उन्होंने खुद का झंडा अपने बेटे को दिया। वही आज एक ही असली शिवसेना है और उसके अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे है, दूसरा मुझे नहीं कुछ ही जानती। तो आप सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले 2 दिन हमारी सारी महिलाओं को भी आप टाइम दे रही है कि कितने बजे सबको वोटिंग के लिए जाना है। और हम सबको सिर्फ, आपको याद है 2 बूंद अमिताभ बच्चन कहते थे, हमारे सारे बच्चों को हमने 2 बूंद दिए थे। वही 2 बूंद वो बालिया मामा के है। 2 बूंद याद रखना। यहाँ वहाँ कितनी है? पैनल कितनी है? पैनल कितनी है? कितनी? 2। तो 2 पैनल रहेंगे। 2 पैनल में के पहले पैनल में 2 नंबर का बटन हमको दबाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। और इस देश से हमको महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसको हद पार करना है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 2 नंबर का बटन, बालिया मामा का तुतारी बजाने वाला आदमी, वो दबाइए। और इस देश के संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सब पे है। और मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को एनसीपी की पहली सीट जो अनाउंस होगी, वो भिवंडी ही अनाउंस विजयी होगी। और सब बालिया मामा, कांग्रेस और सारे और आम आदमी पार्टी के मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या से आज हमारा स्वागत करने के लिए आए। हम सबको बीकेसी में जाना है, उसके पहले मुमरा भी जाना है। तो मैं जयंत पाटिल जी को विनती करती हूँ कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाडी। धन्यवाद खासदार सुप्रियाताई सुळे मॅडम. तदनंतर जयंत पाटील साहेब आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरता या ठिकाणी येत आहेत. आप सब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हुए हैं बालिया मामा को जिताने के लिए। और मुझे आपका उत्साह देखने के बाद ये विश्वास आ गया है कि कल 20 तारीख को बालिया मामा के तुतारी बजाने वाले आदमी के चिन्ह के ऊपर आप बटन दबाएंगे और बड़ी संख्या में बालिया मामा को जिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जीतने के बाद बालिया मामा क्या करेंगे, ये 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। इतनी बड़ी भिवंडी सिटी है, 10 साल यहाँ जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ काम करे, लेकिन एक नया अस्पताल यहाँ पे खुलवाने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की। ये भिवंडी शहर में जो अस्पताल है, अस्पताल जो है उसमें क्या सुविधा है क्या नहीं आपको मालूम है। सिर्फ मशीन की पूजा होती है उधर, वहाँ पे लोग नहीं है और मशीन भी काम नहीं करते। लेकिन बालिया मामा के तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3, साढ़े 3, 4 महीने के बाद अपनी सरकार महाराष्ट्र में आपके सबके आशीर्वाद से आने वाली है। वो आने के बाद भिवंडी में एक बहुत बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की हम सब इंडिया और महाविकास आघाड़ी के तरफ से आपसे वादा करते हैं। यहाँ पे टोरेंट का बहुत बड़ा प्रश्न है, जो टोरेंट के कारण आप बहुत त्रस्त है।
पिछली सरकार जो अभी देश में महाराष्ट्र में है, उन्होंने उनको 2027 तक एक्सटेंशन दिया है। उसमें बहुत मसले हैं और मैं देखते जा रहा हूं कि भिवंडी में एक जमाना था कि 8-9 लाख पावर लूम थे। अब ये संख्या कम होके 2.5, 3.5 लाख तक आई है। पावर लूम की भी बहुत कुछ समस्या है। पावर लूम कम होने के कारण यहाँ का हमारा रोजगार कम हुआ है, इसलिए उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। भिवंडी शहर के पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है। पानी की समस्या के बारे में भी बाल्या मामा खासदार होने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद उसमें ध्यान देंगे और भिवंडी शहर के पानी की समस्या अच्छी तरह से आपको सुलझा के देंगे। ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की तरफ से वादा है। शाहपुर में भी ऐसी परिस्थिति है, वहाँ भी पानी की बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ भी हम ध्यान देंगे और वहाँ पे भी हमारी पार्टी और हमारी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के तरफ से आपको खास काम करके बाल्या मामा बता सकते हैं, ये मेरा वादा है। बहुत चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी सोच के ये अपने खीसे से सरकार भाजपा की क्या क्या निकालती है ये देखने की आवश्यकता है। 2 व्हीलर आप खरीदने को जाते हैं तो आपको 28% टैक्स जीएसटी लगता है। अगर 350 सीसी से जरा बड़ी मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको 31% जीएसटी लगता है। यानी 2 लाख की बुलेट खरीदी करेंगे तो 56,000 रुपया सिर्फ जीएसटी का, उसके ऊपर 11% रोड टैक्स और 2-2.5% सेस भरने की परिस्थिति आज देश में सब नौजवानों के सामने है। 4 व्हीलर को भी 28% टैक्स है और 2 व्हीलर को भी 28% टैक्स है। लेकिन आपने कभी देखा है क्या? देखने का कोई आपको जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदने को जाओगे भिवंडी वासियों, यानी गाड़ी खरीदियो, मोटरसाइकिल खरीदने को जाओ, आपके खीसे से 28% जीएसटी निकालते हैं ये लोग। लेकिन आप अगर हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हो तो आपको सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। ये जो परिस्थिति है, ये इस देश में ऐसी बड़ी समस्या हो गई है जीएसटी कि भारत में 50% जीएसटी गरीब लोगों के तरफ से आता है। यानी 2/3 लोग भारत के 50% टैक्स देते हैं और उसके ऊपर के 1/3 लोग भारत में 40% टैक्स देते हैं, 40% टैक्स भरते हैं। यानी जो अमीर है उसके खिस्से से 4-5% टैक्स निकलता है। मैं आपको इतनी विनती करूंगा कि ये जो समस्या है जीएसटी की, ये सुलझाने के लिए इंडिया गठबंधन और हमारी राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों के मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि हमारी सरकार देश में आएंगी तो हम जीएसटी में बदलाव लाएंगे। जो गरीब लोग हैं उनको जीएसटी से राहत देने की कोशिश हमारी होगी। बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, लेकिन आगे जाने की आवश्यकता है। मैं इतनी विनती करता हूं, यहाँ पे शिवसेना के नेता है, कांग्रेस के नेता है, आपके नेता है, आपके केजरीवाल साहब यहाँ खास दिल्ली से आपको मिलने के लिए आए थे। ये सारे नेता यहाँ क्यों आए? तो ये बाल्या मामा की सीट हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर बाल्या मामा को आशीर्वाद देंगे और जिताएंगे तो भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और खास तौर पे भिवंडी शहर में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश बाल्या मामा के नेतृत्व के नीचे हम करेंगे और इसीलिए आप सबको बाल्या मामा को जिताने का है, इतनी विनती करता हूं और मेरे भाषण मैं पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अर्थात शरदचंद्र पवार पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब, आपलं धन्यवाद। तदनंतर आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरता या ठिकाणी येत आहेत अर्थातच श्यामदादा गायकवाड, आरपीआय सेक्युलरचे संस्थापक आहेत।
मी वक्त्यांना विनंती करेन की आपण थोडक्यात आपले मनोगत व्यक्त करायचे आहेत. वेळेचं भान ठेवायचं आहे आपण. तदनंतर या ठिकाणी आपण राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या अथक परिश्रमाने आपल्या महाराष्ट्राची व देशाची प्रगती झालेली आहे. तर आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरता येत आहेत श्यामदादा गायकवाड साहेब. सुरेश म्हात्रे जी के इस सभा में जो शरीक हुए हैं, मैं सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं और उनको अभिवादन करता हूं. हम लोगों ने 20 तारीख मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये सभा अभी 10 मिनट में समाप्त होने वाली है. मैं सिर्फ 2-4 मिनट अपने ख्यालात आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में अपने चहेते लोकप्रिय उम्मीदवार बाया मामा जी आपके सामने आपके विचार रखेंगे. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि सिर्फ 10 मिनट रुकिए. 20 तारीख जिस दिन बाया मामा की तुतारी बजने वाली है और मोदी का भी बैंड बजने वाला है. वो बोलते हैं कि 400 पार. किस लिए बोलते हैं वो 400 पार? उनको बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करना है, इसलिए वो बोलते कि हमको 400 पार करना है. लेकिन हम भी बाबा साहब अंबेडकर की छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद है. जो संविधान को हाथ लगाएगा, मोदी हो या उसका बाप हो, ये अंबेडकराइट जनता, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, सभी जाति के सभी धर्म के मेहनतकश लोग जो संविधान डुबाने की कोशिश करेगा, उसको डुबाने का काम ये हमारे आवाम करने वाली है. रामराज लाए बोलते हैं वो. एक कवि ने कहा है, आदम गोंडवी उसका नाम है. उसने कहा था, काजू भुनी प्लेट में, काजू भुनी प्लेट में और विस्की गिलास में, ऐसा उतरा है रामराज विधायक निवास में. इस तरह से वो रामराज लाना चाहते हैं. राम का व्यापार कर रहे हैं वो. धर्म के नाम के ऊपर, जात के नाम के ऊपर लोगों में बंटवारा कर रहे हैं. मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक बात बता रहा हूं और 2 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर देता हूं. देखो क्या हुआ, यहां अभी जो बात हो गई टोरेंट की, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपको टोरेंट हटाने का है क्या नहीं? हमारे एडवोकेट किरण चंदे साहब ने टोरेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल की है. टोरेंट के खिलाफ हमने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया है और अगर टोरेंट को हटाना है तो बाया मामा को जिताना है. ये ख्याल में रखो. टोरेंट के 285 रुपए, 285 करोड़ जो टोरेंट को भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपैलिटी को देने के थे, कारपोरेशन को, ये फडणवीस के सरकार ने वो 285 करोड़ टोरेंट के माफ किए हैं और पूरे भिवंडी के जनता को फंसाया है. उसका हिसाब मांगने का दिन 20 तारीख है. ये ख्याल में रखो. मैं 1 मिनट बोलूंगा फक्त अजून. मैं एक अच्छी आपको बात बताता हूं. मैं हमेशा मेरे तकरीर में लोगों के सामने बात रखता हूं. पहले मोदी की बहुत हवा है, इस तरह से मोदी पीड़िया एक झूठी अफवाह फैला रहा था. ऐसी एक बात हो गई कि एक आदमी ने कुत्ती पाल के रखी थी और वो कुत्ती को बच्चे हो गए. कुत्ती को बच्चे हो गए. जैसे वो बच्चे हो गए,
वो बच्चे चिल्लाने लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। कुत्ते के बच्चे, कुत्ते ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, ये बात तो फैल गई बात, सभी मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे ऐसे बात आजू बाजू के गांव में फैल गई कि ऐसे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं जो मोदी जिंदाबाद बोलते हैं। 2 दिन के बाद में आजू बाजू के गांव के देहातों के सब लोग आ गए और वो आदमी के पास गए जिसकी कुत्ती थी और उसको बोले कि तुम्हारे बच्चे दिखाओ कुत्ती के। तब वो कुत्ती के बच्चे मोदी जिंदाबाद नहीं बोल रहे थे, मोदी मुर्दाबाद बोल रहे थे। लोगों ने पूछा, अरे ये तो 2 दिन के पहले हमने सुना कि मोदी जिंदाबाद बोल रहे थे, अभी मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं। तभी वो आदमी बोला, देखो तभी जिनका जन्म हुआ था तभी उनकी आंखें बंद थी ना, 2 दिन के बाद खुली। पूरे देश के लोगों की, तमाम जनता की आंखें खुली है, लहर घूम रही है और मोदी हारने वाला है, संविधान जीतने वाला है और भारत की जनता जीतने वाली है और बाळा मामा जीतने वाला है। ओके, धन्यवाद श्यामदादा गायकवाड साहेब। तदनंतर या ठिकाणी संत सेना महाराज अर्थातच नाभिक सेना या ठिकाणी बाळेमामांना जाहीर पाठिंबा देत आहेत। सलून ब्युटी पार्लर कामगार युनियनच्या माध्यमातून सुद्धा हा जाहीर पाठिंबा तसेच राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना सुद्धा बाळेमामांना जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी देत आहे। यानंतर आपण 23 भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आदरणीय सूर्यजी गोपीनाथ म्हात्रे साहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके बाळामामा यांच्या मनोगताकडे आपण वळणार आहोत। या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामगार संघटना सुद्धा बाळामामांना जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी देत आहे। धन्यवाद। छावा संघटना सुद्धा बाळामामांना पाठिंबा देत आहे, जाहीर पाठिंबा। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, गुरुवर्य स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन। आज इथं उपस्थित महाविकास आघाडीमधील सर्व पक्षाचे, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व प्रमुख पदाधिकारी, खास करून आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आदरणीय अरविंदजी केजरीवाल साहेब यांच्या उपस्थितीत आज ही सभा पार पडली। मी फक्त 2च मिनिटं बोलणार आहे। आज भिवंडीत अपन पाहिलं असेल, गए 10 साल कपिल पाटिल खासदार थे, पर 10 साल में कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ। आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करे तो वो काम मैंने ही किया है ऐसा दिखाना, बस इतना ही काम किया है। मैं आप लोग से यही एक 2-4 सवाल ही पूछने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपने को, आपल्याला भिवंडीतून टोरेंट हटवायची आहे का नहीं? अगर अपने को टोरेंटो हटाना है, आपको मालूम है कपिल पाटिल के साहब, सब समिति गई, कमेटी गई, सब लोग गए, उन्होंने सीधा बोला टोरेंटो छोड़ के बोलो। दूसरी बात, आपले जे IGM उपजिल्हा रुग्णालय आहे ते रुग्णालय सुसज्ज असं जिल्हा रुग्णालय बनवायचं आहे का नाही?
अपना जो लूम का व्यवसाय था उसमें अभी 50% बंद हुआ है। वो दोबारा फिर से एक बार हमारे भिवंडी वालों की धड़कन जो हमारे लूम है वो फिर से एक बार सुननी है कि नहीं सुननी है। जो भी हमारे गोडाउन है उसको रेगुलाइज करना है कि नहीं करना है। ये यहाँ पे पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वो अपने को बनाना है या नहीं है। बस इस सभी सवाल का एक ही जवाब है, इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में आनी चाहिए और इसमें हमारा भिवंडी का हक का खासदार मैं यानी कि बाल्या मामा यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, जिनकी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी और बटन है 2 नंबर पे। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इतना दिन से देख रहा हूँ भिवंडी में बड़ा जोश, बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के माध्यम से निर्माण हुई है। ये जोश, ये ताकत आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक बनाई रखनी है और आने वाली 20 तारीख में ऐसा वोटिंग करना है, ऐसा वोटिंग करना है कि जैसे कि एक समुंदर बह रहा है और इस समुंदर में बीजेपी बह जानी है। ऐसी वोटिंग हम सबको करनी है आणि खास करून शिवसेना राष्ट्रवादीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी मुद्दामून एक आवाहन करेन की गेली 10 वर्ष कपिल पाटीलच्या विजयात शिवसेनेचाच सिंहाचा वाटा होता आणि कपिल पाटीलच्या पराजयात शिवसेनेचाच सिंहाचा वाटा असायला हवा, एवढीच विनंती मी आपल्या सर्वांना करीन। आणि आपण सर्व जवाबदारीने जिम्मेदारी के साथ आने वाले 20 तारीख को अपना, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, आपल्या गावातील, आपल्या शहरातील जास्तीत जास्त वोटिंग पर्सेंटेज काढून जास्तीत जास्त मताने आपला उमेदवार निवडून कसं येईल हे आपल्या सगळ्यांना बघायचं आहे। खरं म्हटलं तर 2 तारखेला जेव्हा उमेदवारी अर्ज भरला त्यावेळेस आपण सर्वांनी, आप सभी ने भिवंडी में अब की बार इंडिया गठबंधन का खासदार, ये ताकत 2 तारीख को आपने दिखाई है और यही ताकत 20 तारीख को सिक्का मार के 4 तारीख के रिजल्ट में से दिखाना है और आप दिखाएंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ, आप सबसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय महाविकास आघाड़ी।